हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर स्टडी चैनल सीबीएसई वॉरियर। आज हम डिस्कस करेंगे, हमारा जो नया टॉपिक होगा वो तो होगा राज्यसभा का गठन। और इसके साथ साथ हमने जो कल क्लास जो हमारी थी जिसके अंदर हमने पावर एंड फंक्शंस ऑफ लोकसभा स्पीकर की जो हमने शक्तियां की थी, आज हम उसको रिपीट करने वाले हैं। जो कल हमने क्वेश्चन किया था लोकसभा अध्यक्ष की कार्य शक्तियां, आज हम उसको रिपीट करेंगे। और साथ में हमारा जो नया टॉपिक होएगा, नया क्वेश्चन होएगा, वो होएगा राज्यसभा का गठन। तो राज्यसभा के गठन के अंदर देखो 5 पॉइंट आपने याद करने हैं। राज्यसभा के गठन के लिए आपने 5 पॉइंट याद करने हैं। पहला आ जाएगा इसमें सदस्य संख्या, दूसरा सदस्यों का निर्वाचन, तीसरा सदस्यों की योग्यताएं, चौथा सदस्यों का कार्यकाल और पांचवा आ जाएगा इसमें पदाधिकारी। तो शुरू करते हैं। आज हमारा जो पहला क्वेश्चन रहेगा इसके अंदर लोकसभा अध्यक्ष की कार्य शक्तियां। तो शुरू करने से पहले सभी ने इस वीडियो को लास्ट तक देखना है, कहीं मिस नहीं करना, और साथ में अपनी नोटबुक में भी इसे राइट डाउन करना है। ओके। और जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ वो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में अपने फ्रेंड्स के साथ उसे जरूर शेयर करें। देखो सबसे पहला पॉइंट क्या आता है इसके अंदर, कि जो लोकसभा अध्यक्ष होता है वो लोकसभा की सभी बैठकों की अध्यक्षता करता है। अगर हम आपने कल की क्लास लगाई थी तो आपको सारा का सारा समझ में आया होगा और आपको ध्यान में भी होगा। अगर किसी ने नहीं लगाई तो वो कल वाली क्लास जरूर लगाए, उसके बाद इसको वॉच करें, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट आता है कि जो लोकसभा का जो सदन था, देखो पहले वो सभी बैठकों की अध्यक्षता करता है। दूसरा काम इसका होता है कि सदन में शांति व्यवस्था बनाए रखना, कि जितने मंत्री होते हैं उन सब को शांति से बिठाए रखना, कि कोई भी व्यक्ति सदन की मर्यादा को भंग ना करे। और इसके अलावा सदन में जो भी कार्य किया जाएगा वो किसकी अनुमति से किया जाएगा, वो लोकसभा अध्यक्ष की अनुमति से किया जाएगा। तीसरा पॉइंट यही कहता है हमारा, कहता है कि जो समस्त कार्यक्रम हैं और कार्यवाही जो है वो निश्चित करता है। कौन निश्चित करता है? स्पीकर। स्पीकर मतलब लोकसभा का अध्यक्ष ही सदन की कार्यक्रमों को निर्धारित करता है और इसके साथ साथ कार्यवाही निश्चित करता है। देखो सदन के अंदर जो भी कार्य किया जाएगा, जब तक लोकसभा अध्यक्ष कार्य प्रारंभ करने की अनुमति नहीं देते तब तक कार्य प्रारंभ नहीं हो सकता। ध्यान में रखना है आपने, ठीक है। और चौथा पॉइंट आता है इसमें कि सदन में कुछ विषय निर्धारित करता है, यानी कि कुछ विषय ऐसे होते हैं जिन पर वाद विवाद किया जाएगा, तो उसके लिए लोकसभा अध्यक्ष समय निश्चित करता है कि इस विषय के लिए आपको इतना समय दिया जाएगा। ये सारे काम किसके द्वारा किए जाते हैं? लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किए जाते हैं। पांचवा कार्य इसका है कि जो लोकसभा है, जो सदन है, उसमें जितनी भी समितियां होती हैं उन सब का ये पदेन सभापति होता है। सभापति मतलब वो अध्यक्ष होता है। अगर हम बात करें कि लोकसभा के अंदर एक प्रवर समितियां भी होती हैं, लोकसभा में प्रवर समितियां भी होती हैं। देखो इनका जो कार्य होता है, लोकसभा के अंदर जो भी विधेयक प्रस्तुत किया जाता है उसकी जांच करना। क्यों जांच की जाती है? इसलिए जांच की जाती है कि कहीं ये विधेयक जनता के हितों के विरुद्ध तो नहीं है, जनता के अधिकारों, उनकी स्वतंत्रताओं को छीनने का प्रयास तो नहीं करता। इसीलिए इसकी जांच की जाती है। इनका जिम्मा इन समितियों का होता है। उसी तरह इसके अंदर छठा पॉइंट आ जाएगा कि लोकसभा अध्यक्ष ही निर्धारित करता है, निश्चित करता है, निर्णय करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं। मैंने आपको कल ही बताया था, धन विधेयक किसको कहते हैं? धन विधेयक कहते हैं बजट को, जो सरकार के द्वारा प्रत्येक वर्ष फरवरी के महीने में रखती है। और आपको पता है हमारे देश में जो वित्तीय जो वित्तीय काल है, हमारा जो वित्त वर्ष है, वो मार्च के महीने में समाप्त होता है। आपको पता है कि 1 अप्रैल से इसका प्रारंभ होता है वित्तीय वर्ष का और 31 मार्च को ये समाप्त हो जाता है। इसीलिए सरकार के द्वारा फरवरी के पहले सप्ताह में ही धन विधेयक को प्रस्तुत कर दिया जाता है। और इनका जो अंतिम कार्य होता है वो होता है निर्णायक मत देने का।
लोकसभा अध्यक्ष का अंतिम कार्य होता है निर्णायक मत देने का। मान लीजिए कि सदन के अंदर लोकसभा में किसी विषय से संबंधित मतदान करवाया गया, किसी विषय से संबंधित मतदान करवाया गया और उस मतदान के अंदर एक तो उसके पक्ष में वोट जाएंगे और दूसरा विपक्ष के अंदर, पक्ष और विपक्ष दोनों, यानी कि एक तो हाँ होगा और एक नहीं होगा। यदि इन दोनों पक्षों में से यदि पक्ष को ज्यादा मत मिलते हैं तो वो मत जीत जाएगा, यदि विपक्ष को मिलते हैं तो ये जीत जाएगा, विपक्ष जीत जाएगा। एक कंडीशन ऐसी आती है जहां दोनों बराबर हो जाते हैं, जहां मतदान क्या हो जाता है 50-50 हो जाता है, तो उस कंडीशन में निर्णायक मत देने का अधिकार किसके पास होता है? तो वो होता है लोकसभा अध्यक्ष के पास होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आई होप सबको समझ में आ गया होगा। रिवीजन था हमारा, कल हमने इसको कल की क्लास में कवर कर दिया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम आगे बात करेंगे, हमारा जो आज मेन टॉपिक था वो था राज्यसभा का गठन। आज का हमारा मेन टॉपिक क्या था? राज्यसभा का गठन। देखो राज्यसभा के गठन के लिए स्टार्टिंग में ही हमने 5 पॉइंट मैंने लिखे थे। पहला पॉइंट वहां पे लिखा था मैंने, सदस्यों की संख्या। पहला पॉइंट क्या लिखा था वहां पे? सदस्यों की संख्या, कि राज्यसभा में सदस्यों की जो कुल संख्या है वो तो है 250। कुल संख्या कितनी है? 250 है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना इसको, जल्दबाजी नहीं करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और इसके अलावा ये जो 250 सदस्य हैं, इनका जो निर्वाचन है वो कहाँ कहाँ से किया जाता है? देखो इनका जो निर्वाचन है वो राज्यों की विधानमंडलों, राज्यों की विधानमंडलों और संघीय क्षेत्रों से, संघीय का मतलब केंद्र शासित प्रदेशों से, केंद्र शासित प्रदेशों से इनका निर्वाचन किया जाता है। अब विधानमंडल और केंद्र शासित इन दोनों को मिला करके राज्य विधानसभा के कुल सदस्यों 250 में से 238 सदस्यों का निर्वाचन किया जाता है। 238 सदस्यों का निर्वाचन किया जाता है राज्यों की विधानमंडल और संघीय यानी कि केंद्र शासित प्रदेशों से। इसके अलावा राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है। इसके अलावा राष्ट्रपति मनोनीत करता है यहाँ पे 12 सदस्य। तो टोटल कितने हो गए? टोटल हो गए यहाँ पे 250। समझ आ गया आपको इतना? दोबारा से देख लीजिए कि राज्यसभा की कुल सदस्यों की संख्या तो 250 है। इस 250 में से 238 सदस्य चुने जाते हैं राज्य विधानमंडलों से। भारत के जितने भी राज्य विधानमंडल हैं सभी से इनका चुनाव किया जाता है। और इसके अंदर 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ये जो 12 सदस्य होते हैं इनका जो संबंध होता है वो कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा और खेल के क्षेत्र से संबंधित होते हैं, कि राष्ट्रपति अपनी इच्छा से अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए इन क्षेत्रों से इन 12 सदस्यों का निर्वाचन करता है। समझ आ गया आपको इतना? आपको एक चीज और बता दूं कि हमारे अगर राजस्थान की अगर हम बात करें, राजस्थान की बात करें तो राजस्थान से लोकसभा के 25 सदस्य चुने जाते हैं। पूरे राजस्थान से लोकसभा के 25 सदस्य चुने जाते हैं और वहीं दूसरी तरफ राज्यसभा के 10 सदस्य चुने जाते हैं। कल हमने लोकसभा का टॉपिक किया था, लोकसभा का गठन किया था हमने, उसकी शक्तियां भी कर ली थी। बट मैं आपको ये बताना भूल गया था कि राजस्थान से लोकसभा के 25 सदस्यों का निर्वाचन होता है और वहीं राज्यसभा के 10 सदस्यों का निर्वाचन होता है। समझ आ गया आपको इतनी? अब हम चलते हैं, अगला हमारा दूसरा पॉइंट आता है यहाँ पे, सदस्यों का निर्वाचन। कि ये जो सदस्य चुने जाते हैं राज्यसभा के, इनके सदस्यों का निर्वाचन कैसे होता है? इनके सदस्यों का निर्वाचन करता कौन है? देखो इनके सदस्यों का जो निर्वाचन है वो जनता के द्वारा ही किया जाता है, जनता के द्वारा ही किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। देखो इसके लिए क्या होता है कि इनके सदस्यों के निर्वाचन के लिए एक पद्धति अपनाई जाती है, एकल संक्रमणीय मत पद्धति। एकल संक्रमणीय
मत पद्धति का उपयोग किया जाता है। इसके आधार पर राज्य विधानमंडलों के सदस्यों का चुनाव किया जाता है, चाहे वो राज्य विधानमंडल हो या फिर संघीय क्षेत्र हो। इन सभी से मिलाकर के लोकसभा राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव होता है। नेक्स्ट आता है इसके अंदर तीसरा पॉइंट आ जाएगा इसके अंदर, सदस्यों की योग्यताएं क्या क्या हैं, कि यदि किसी व्यक्ति ने राज्यसभा का सदस्य बनना है तो उसकी क्या क्या योग्यताएं होंगी। देखो सिंपल सा है, जो योग्यताएं लोकसभा की थी वही योग्यताएं किसकी होंगी, राज्यसभा की। जो योग्यताएं लोकसभा की थी वही योग्यताएं राज्यसभा की थी। सबसे पहले तो आपको लोकसभा की योग्यताएं पता होनी चाहिए कि अगर किसी व्यक्ति ने लोकसभा का सदस्य बनना है तो उसकी क्या क्या योग्यताएं होंगी। सबसे पहले आती है इसके अंदर कि वह भारत का नागरिक हो। ध्यान से सुनना, रिपीट कर रहा हूं मैं इसको। दूसरा, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष आयु हो, 25 या 25 से अधिक। 25 तो होनी चाहिए कम से कम, अधिक चाहे जितनी मर्जी हो जाए, चाहे वो 70 साल का बूढ़ा आदमी ही क्यों ना हो। इसके अलावा जो तीसरी विशेषता आ जाएगी कि वह किसी लाभ के पद पर न हो, किसी लाभ के पद पर न हो। और चौथी विशेषता आ जाएगी इसके अंदर कि वह पागल या दिवालिया न हो, दिवालिया जिसे सरकार द्वारा दिवालिया घोषित किया गया न हो। ये 4 योग्यताएं होती हैं लोकसभा का सदस्य बनने की। अब मैंने आपको क्या कहा था, जो योग्यताएं लोकसभा का सदस्य बनने की हैं वही योग्यताएं राज्यसभा का सदस्य बनने की हैं, सेम वही है, सिर्फ एक का अंतर है इसके अंदर, सिर्फ एक ही योग्यता का अंतर है। वो है कि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष आयु चाहिए, जबकि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष आयु चाहिए, 30 या 30 से अधिक। अब देखो इसमें 30 वर्ष क्यों चाहिए, वो इसलिए क्योंकि जो राज्यसभा है वो एक स्थायी सदन है। राज्यसभा जो है वो एक स्थायी सदन है। इसके सदस्यों का जो चुनाव है वो 6 वर्ष के लिए किया जाता है। आगे हम करने वाले हैं इसको। इसके सदस्यों का जो चुनाव है वो 6 वर्ष के लिए किया जाता है। ओके, अब पहली हमने क्या पढ़ी थी, यहाँ पे सेम वही आएगा, भारत का नागरिक हो, लाभ के पद पर न हो, और चौथी आ जाएगी इसके अंदर पागल या दिवालिया न हो, पागल या दिवालिया न हो। ये चारों की चारों योग्यताएं देखो सेम है, फर्क सिर्फ किसका है, यहाँ 30 वर्ष है और यहाँ 25 वर्ष है, कुछ अंतर नहीं है, कुछ खास नहीं है। समझ आ गया आपको इतना। अब हम चलते हैं आगे, इसकी आती है चौथा नंबर आता है इसमें लोक राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल। देखो राज्यसभा की अगर हम बात करें, मैं यहाँ पे लोकसभा राज्यसभा दोनों ही कवर करवा देता हूँ आपकी। यहाँ मैंने एक तरफ तो लिख लिया लोकसभा और एक तरफ लिख दिया मैंने राज्यसभा। कार्यकाल करेंगे, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है 5 वर्ष, जबकि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, 6 वर्ष होता है। क्यों, क्योंकि जो लोकसभा होता है, जो लोकसभा का सदन होता है वो अस्थायी होता है, जबकि राज्यसभा का सदन स्थायी होता है। इसके सदस्यों का जो चुनाव है हमने देखा था पीछे एकल संक्रमणीय मत पद्धति से होता है, जबकि लोकसभा के सदस्यों का चुनाव किस प्रकार होता है, जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से वयस्क मताधिकार के आधार पर किया जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपने याद रखनी है कि राज्यसभा के 1/3 सदस्य, यानी कि 1/3 सदस्य जो हैं वो प्रत्येक 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं, यानी कि उनका कार्यकाल पूर्ण हो जाता है, 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं। कि लोक राज्यसभा के 1/3 सदस्य जो हैं वो 2 वर्ष पश्चात इनका कार्यकाल पूरा हो जाता है और उसके स्थान पर नए सदस्यों का चुनाव किया जाता है। समझ आ गया आपको इतना कार्यकाल। अब आता है इसके अंदर लास्ट पॉइंट आता है इसमें, पदाधिकारी, राज्यसभा के पदाधिकारी कि कौन कौन होता है राज्यसभा का पदाधिकारी। देखो इसके अंदर राज्यसभा के पदाधिकारियों में सिर्फ 2 ही आते हैं,
एक आता है सभापति और दूसरा आता है उपसभापति। कल हमारी जो लोकसभा की क्लास हुई थी जिसके अंदर हमने किया था कि लोकसभा में भी पदाधिकारी होते हैं, एक अध्यक्ष होता है और दूसरा उपाध्यक्ष होता है, जबकि यहाँ क्या है, यहाँ सभापति और उपसभापति है। ध्यान से सुनना, ये जो सभापति होता है, ये जो सभापति होता है वो भारत का उपराष्ट्रपति होता है। यानी कि राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है, वो उपराष्ट्रपति होता है, और उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष होता है। क्यों, देखिए अब यहाँ हमने पीछे क्या पढ़ा, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना था, 6 वर्ष था, जबकि यहाँ 5 वर्ष है। यहाँ क्या है, 5 वर्ष। क्यों 5 वर्ष है, क्योंकि जो भारत का उपराष्ट्रपति है वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। ध्यान में रखना है आपने, चाहे भारत का उपराष्ट्रपति हो जाए वो भी लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य नहीं होता, चाहे उपराष्ट्रपति हो जाए वो भी राज्यसभा लोकसभा का सदस्य नहीं होता। अगर उपसभापति की बात करें, देखो उपसभापति का जो चुनाव है वो राज्यसभा के सदस्यों में से ही होता है। उपसभापति का जो चुनाव है वो राज्यसभा के सदस्यों में से ही किया जाता है, और इसका जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष होता है। क्यों, क्योंकि ये राज्यसभा का सदस्य होता है, इसलिए इसका कार्यकाल कितना हो जाएगा, 6 वर्ष हो जाएगा। और इसका जो निर्वाचन है वो राज्यसभा के सदस्य स्वयं अपने में से ही करते हैं। तो ये था आज का हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आज हमने 2 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। एक तो क्वेश्चन किया हमने लोकसभा अध्यक्ष की कार्यशक्तियां, जो रिपीट था, ये क्या था, ये रिपीट था। और इसके अलावा हमने किया राज्यसभा का गठन, राज्यसभा का गठन। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा, और आपने इस क्लास को ध्यान से सुनना है, साथ में अपनी नोटबुक में राइट डाउन जरूर करना है, नोटबुक में इसे जरूर राइट डाउन करना है। और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ वो चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ में इन वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कल हम करने वाले हैं राज्यसभा की कार्यशक्तियाँ, कि राज्यसभा के पास कौन कौन सी कार्यशक्तियाँ होती हैं, वो हम कल की क्लास में करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।